अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने आज के दिन के अंदर पढ़ना है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। व्हाट इज़ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुराबा ट्रांजैक्शन। मतलब जो मुराबा ट्रांजैक्शन हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़े हैं, मिनट के से पहले भी हमने पढ़े थे और अब फाइनल में भी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मुराबा की हम लोगों ने एक टाइप पढ़ी, बाय मर्जर। ये मुराबा की ही टाइप है, बट जो हम लोग इसके अंदर जो उसके अब मुराबा ट्रांजैक्शन को पढ़ा तो उसको अकाउंटिंगली हम लोग किस तरीके से ट्रीट आउट करेंगे, तो ये इसके अंदर हम लोगों ने भी सवाल पढ़ना है। तो आज का और फाइनल टर्म का जो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन वाइज ही वीडियोस बना रहा हूँ ताकि आप लोग की जो एक वीडियो है उसको सेव आउट भी कर दें, तो आपको पता हो कि हम लोगों ने जो उसको किस किस तरह से, मतलब हर एक वीडियो को मैं अलग अलग बना रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू द क्वेश्चन। तो उसमें जो है आप लोगों के लिए बड़ा मतलब ये एक आसानी हो जाएगी कि क्वेश्चन वाइज आप लोगों ने जो क्वेश्चन सीखना है, जो पढ़ना है, तो वो वाली वीडियो देख लें ताकि आपके लिए आसानी और ज़्यादा आसानी हो जाए। तो जो क्वेश्चन है हमारे पास, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुराबा ट्रांजैक्शन, इसको हम लोग इसका स्टार्ट करते हैं। सिंस मुराबा इज़ अ सेल ट्रांजैक्शन एंड नॉट अ लोन। मतलब ये बेसिकली ये बात को ज़हन में रख लें कि ये एक सेल है, ये कोई लोनिंग नहीं है जिसके ऊपर, मतलब देखें ना, अगर लोनिंग हो जाएगी तो फिर तो ये एक कन्वेंशनल ट्रांजैक्शन बन गई ना, कि हम लोगों ने जनाब 1 लाख रुपया लोन लिया और उसके ऊपर 50,000 रुपये चार्ज कर लिए या 10,000 चार्ज कर लिया, 5,000 चार्ज कर लिया, तो दैट इज़ इंटरेस्ट, दैट इज़ लोन, दैट इज़ मतलब वो बड़ा सादे से लफ्ज़ों में रिबा हो जाएगा, सूद हो जाएगा। दैट इज़ नॉट इट इज़ नॉट परमिटेड इन इस्लामिक शरिया। मतलब ये इस्लामिक शरिया में ये परमिटेड नहीं है, ये इसका इजाज़त नहीं है। बड़े सादे सी बात है कि इस्लामी शरिया में सेल प्रॉफिट अलाउ है, इंटरेस्ट अलाउ नहीं है। तो इस चीज़ को फोकस करें कि ये सेल ट्रांजैक्शन है, नॉट अ लोन। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुराबा मस्ट आल्सो आर डिफरेंट फ्राम द लोन ट्रांजैक्शन। जिस तरह उसका मैकेनिज़्म डिफरेंट है लोनिंग और सेल मुराबा का, यानी कि सेल ट्रांजैक्शन का मैकेनिज़्म है, लोनिंग का नहीं है, तो इसकी ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि जो हम लोग उसको अकाउंटिंग में उसकी प्रॉफिट या जो उसका मामला है उसको हम लोग ट्रीट भी उसी तरह ही करेंगे, लोन की तरह नहीं करेंगे। फॉलोइंग आर द मेजर पॉइंट्स विच शुड बी कंसिडर वाइल रिजर्विंग या डिवास्टिंग या मतलब एक कंसिडरिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मुराबा ट्रांजैक्शन के मुराबा ट्रांजैक्शन में हम लोग उसको कंसीडर या रिकॉर्ड करने थे पहले कुछ पॉइंट्स को हम लोगों ने कंसीडर करना है, अपने माइंड में रखना है। वो कौन से हैं? नंबर 1 इज़ द प्रॉफिट रिकग्नाइजेशन, कि जो प्रॉफिट है उसको हमने रिकग्नाइज़ करना है। रिकग्नाइज़ का मतलब है रिकॉर्ड करना है। प्रॉफिट तो चार्ज कर लिया लेकिन उसको अलग से हमने रिकग्नाइज़ करना है। इन लोन ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट इनकम इज़ अकर्ड या अक्रूड एंड रिकग्नाइज्ड बाय द बैंक फ्रॉम द डेट ऑफ लोन डिसपर्समेंट। ये दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, कि जो लोनिंग है ना, जब आपको लोन मिल गया, मिसाल के तौर पे आप जनवरी 1 2020 को आपको लोन मिला है, तो जिस वक्त आपको लोन मिल गया जनवरी 1 को, एट अ सेम डे इंटरेस्ट इज़ अक्रूड। अक्रूड से मुराद क्या है कि वो आप पे लागू हो गई, वो आप पे अप्लाई हो गई। मिसाल के तौर पे उसके ऊपर 10% है तो 10% इंटरेस्ट उसका चार्ज हो के जनाब वो 1 लाख नहीं रहा, वो अब 1,10,000 बन गया है। एनुअली सपोज ये है तो सालाना वो 1,10,000 आपने पे कर रहा है। दैट इज़ नॉट 1 लाख। मतलब अगर 1 साल का लोन है तो आपने 1,10,000 पे करना है एट अ सेम डे। दैट इज़ अक्रूड। अक्रूड का मतलब क्या होता है? द एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड बट स्टिल वी नॉट पेड। ऐसे खर्चे जो वाक़या तो हो चुके हैं, अभी तक हमने अदा नहीं किए, बट एंड रिकग्नाइज द बैंक बाय द बैंक फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्बर्समेंट ऑफ लोन। मतलब उसी दिन रिकग्नाइज कर लेता है बैंक जिस दिन आपको लोन देता है। बट इन केस ऑफ मुराबा ट्रांजेक्शन, अब ये देखें, ये एक डिफरेंस आने लगा है। द इनकम कैन बी रिकग्नाइज बाय द बैंक ओनली आफ्टर द एसेट हैज़ बीन सोल्ड टू द कस्टमर। ये देखें ना, मतलब जब एसेट बेचा है एट दैट टाइम रिकग्नाइज करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने 1 लाख वाला एसेट 1,05,000 में बेचा है, तो वो 5,000 जो एक्स्ट्रा है एट द टाइम ऑफ सेल ओनली, नॉट एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट। जब आपने बेचा तब आपने रिकॉर्ड करना है। इवन थ्रू द बैंक हैज़ मेड एडवांस पेमेंट टू द सप्लायर और टू हिज एजेंट। मतलब हमने वो चीज़ जिससे ख़रीदी हुई है, बैंक ने जो ख़रीदी हुई है, वो बैंक ने उसको पेमेंट कर दी हुई है पैसे। अब ये देखें ना, पॉइंट चेक कीजिएगा, अमाउंट सेंड हो रही है, लोनिंग में अमाउंट बायर को जा रही है, यहाँ पे बैंक जो है वो चीज़ ख़रीद रहा है सप्लायर से या एजेंट को, तो ये भी अमाउंट जा रही है वहाँ पे। जो डेटी है वह तो क्रेडिटर है, उसको हम लोग पे कर रहे हैं, तो क्रेडिटर को अमाउंट जा रही है, यहाँ पे सप्लायर को जा रही है। तो सप्लायर को अमाउंट जाने वक्त वो पैसे चार्ज नहीं हो रहे। चार्ज कब हो रहे हैं? कि वो अमाउंट चलेगी
चीज़ हमने ख़रीद ली, मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए की कोई मतलब वाशिंग मशीन ही है या वट जो भी एक ऐसी कोई चीज़ है, तो वो अदारे के पास आ गई। एट दैट टाइम अदारे ने चार्ज नहीं करना, अदारे ने चार्ज वो करना जनाब वो महीने बाद सेल हुई है, 2 महीने बाद हुई है, 3 महीने बाद हुई है, जब भी सेल हुई है, जब वो सप्लायर को पेमेंट कर रहा है उस वक्त चार्ज नहीं हो रहा। जब वो अपने कस्टमर को बेच रहा है दैट टाइम वो अपना प्रॉफिट रिकग्नाइज करेगा। तो दिस मेक सेंस, ये एक सेंस क्रिएट करती है कि ये एक डिफरेंट है लोनिंग से। दूसरे नंबर पे इन्वेंट्री की जो जिसको हमने माइंड में रखना है, गुड्स परचेज्ड बाय द इस्लामिक बैंक्स बिफोर बीइंग सोल्ड टू द कस्टमर, मतलब ओबियसली पहले ही ख़रीद लेते हैं, मस्ट बी रिकॉर्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ बैंक एज ए इन्वेंट्री ऑफ द बैंक। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि अपने एसेट के तौर पे आपने शो करना है, क्योंकि एसेट को बेचोगे ना, अगर आपके पास कोई चीज़ है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, वही बेसिक शरिया प्रिंसिपल आ जाएगा कि एक चीज़ आपकी एग्जिस्ट नहीं करती है, आपकी ओनरशिप में नहीं है, आपकी मलकियत में नहीं है, तो आप उसको बेच ही नहीं सकते। तो डेफिनेटली वो जो इन्वेंट्री है, वो वाशिंग मशीन जिसकी मैंने एग्जांपल दी, या गाड़ी है या मोबाइल है, वट जो भी चीज़ है, उसको आप लोगों ने अपना एसेट शो करना है इन बैलेंस शीट। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड कंप्राइज ऑल ऑफ कॉस्ट ऑफ परचेज एंड अदर कॉस्ट इंकर्ड ऑन द बिंगिंग, मतलब वही जो अगर हम कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वही होगा कि आप तक पहुंचने तक जितने भी खर्चे हैं उसकी ओबियसली कॉस्ट में शामिल होगा ना। मतलब एक चीज़ अगर हमने चाइना से ख़रीदी है सपोज़ 10 लाख रुपए की, और अगर उसकी शिपिंग और उसकी किराया फ्रेट और इस तरह की चीज़ें हमारे पास, और उसकी अनलोडिंग और सब एक्सपेंसेस डाल के कोई 4 लाख रुपये ऊपर हो खर्चा आ गया, तो वो चीज़ हमें 10 लाख की थोड़ी ना पड़ी है, वो हमें 14 लाख की है, तो उसकी कॉस्ट कितनी है 14 लाख। तो जो उसकी कॉस्ट है 14 लाख की, उस कॉस्ट से आप लोग अपनी बैलेंस शीट के अंदर इसको एसेट क्या करेंगे, शो करेंगे। तो जब हम लोगों ने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है तो सबसे पहले हमने प्रॉफिट रिकग्नाइज कब करना है, जब हम सेलर को बेचेंगे, सॉरी बायर को, मतलब जो हमारा कस्टमर है बैंक, उसको हम लोग बेचेंगे, उस वक्त प्रॉफिट को रिकग्नाइज करना है, चार्ज करना है। और दूसरे नंबर पे अगर हम लोग इसमें देखें तो इन्वेंट्री बायर को बेचे ना बेचें, लेकिन इन्वेंट्री हम लोगों ने जब वो चीज़ इस्लामिक बैंक ने ख़रीदी है अपने सप्लायर से, उसी वक्त ही शो कर देंगे, क्योंकि एक चीज़ हमारी मलकियत ही नहीं है तो ओबियसली हम उसको सेल आउट नहीं कर सकते। और थर्ड वन है मुराहबा रिसीवेबल। रिसीवेबल से मुराद क्या है कि मतलब वो जो पैसे आप लोगों ने लेने हैं, अनलाइक अ लोन ट्रांजेक्शन द मुराहबा रिसीवेबल शैल बी डिस्क्लोज्ड एज ए ट्रेड डेट्स। ओबियसली मतलब रिसीवेबल से मुराद वही है ना कि आपको फ्यूचर सेल की है, डेफर्ड सेल की है, तो आपसे पैसे लेने हैं, तो वो पैसे आपने जो अमाउंट लेनी है वो डेटर्स शो करने हैं, ये शो नहीं करना कि जनाब लोन दिया हुआ और वो पैसे लेने हैं। तो दैट इज़ डेटर्स, ट्रेड डेट्स, मतलब उधार पे चीज़ें बेची हैं तो पैसे लेने हैं, तो सिंपल एक ट्रेड डेट्स एंड डेटर्स हैं। अ सिंपल ऑफ अकाउंटिंग एंट्री डेट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड द मुराबा ट्रांजेक्शन आर एज फॉलो। सबसे पहले अब ये देखें जनरल एंट्रीज में आपको बता रहा हूँ, अब ओबियसली बोर्ड नहीं है हमारे पास, तो इसको ज़हन में रखें। इसी तरह आप लोगों ने, मतलब मैं आपको कोई वहाँ पे पेमेंट करने के एंट्री करने के लिए कुछ नहीं देना, जस्ट आपको उसमें बताना है कि रिसीवेबल में इस तरह से एंट्रीज़ होती हैं। एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू द क्लाइंट फॉर द परचेज ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक और डायरेक्टली टू द सप्लायर बाय द बैंक, द ट्रांजेक्शन विल बी अकाउंटेड फॉर एज फॉलोज। मतलब ओबियसली पेमेंट हुई है तो जब पेमेंट जाएगी तो पे ऑर्डर या कैश या पार्टी अकाउंट वो क्रेडिट हो जाएगा, और एडवांस अगेंस्ट मुराबा, तो वो पैसे उनके पास आ रहे हैं तो एडवांस यानी कि जो एसेट है वो डेबिट हो जाएगा, और वो जो कैश या पे ऑर्डर या वट जो भी जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी जनरल एंट्रीज क्या होगी कि व्हेन एडवांस या वो जो रिसीव है एडवांस अगेंस्ट मुराबा हम लोगों ने दे दिया ना, तो पोजीशन गुड्स की आ रही हैं, तो चीज़ें आ रही हैं, गुड्स आ रही हैं, गुड्स को हम लोगों ने अपने पास डेबिट नहीं करना है, इसको इन्वेंट्री बनाना है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि जब तक हम उसको इन्वेंट्री नहीं बनाएंगे तो ओबियसली वो जो हमारे पास हम उसको अपना एसेट कंसीडर ही नहीं होगा, तो जब एसेट नहीं है तो हम उसको बेच नहीं सकते, तो इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगी। और जो एक अकाउंट आपने खोला था एडवांस अगेंस्ट मुराबा, अब एडवांस वाली कहानी ख़त्म ना, अब चीज़ आ गई है तो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा, जो डेबिट था एसेट वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गया, वो क्रेडिट हो जाएगा, ओरिजिनल एसेट जनरेट हो गया, दैट इज़ इन्वेंट्री। थर्ड वन अब आ गया मेन, व्हेन द परचेज गुड्स आर सोल्ड टू दी बाय द बैंक टू द कस्टमर। अब हमने मुराबा बेसिस के ऊपर जो चीज़ें बेच दी, अब ओबियसली सबसे पहले डेबिट क्या होगा, मुराबा फाइनेंसिंग, ये वो रिसीवेबल बना रहे हैं हम, और डेबिट क्या करेंगे, मुराबा प्रॉफिट रिसीवेबल, मतलब मिसाल के तौर पे लाख रुपए की चीज़ हमने 1,05,000 में दी है, तो लाख रुपए से मुराबा फाइनेंसिंग डेबिट हो जाएगा, और 5,000 रुपये से प्रॉफिट डेबिट हो जाएगा। अलग से प्रॉफिट को शो करना है, 1,05,000 से मुराबा फाइनेंसिंग शो नहीं करना, आपने 1,00,000 वो अमाउंट उसकी वो कॉस्ट प्राइस पे दिखाना है, और जो एक्स्ट्रा चार्ज आप कर रहे हैं वो आपने अपना 5,000 दिखाना है।
और ओबियसली क्या दे रहे हैं, एसेट। एसेट अब आपकी बुक में क्या चल रहा है, इन्वेंट्री, क्योंकि रिकॉर्ड हो गया ना इन्वेंट्री, तो वो क्रेडिट हो गया 1 लाख से। और वो जो 5,000 रुपये का फ़र्क है वो डेफर्ड मुराबा इनकम है, वो आपकी इनकम है जो आपने चार्ज की उसके अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमारे पास इसमें आएगा, दैट इज़ इफ़ द बैंक हैज़ सोल्ड द गुड्स ऑन 12 मंथ डेफर्ड पीरियड, अगर वो 12 माह के जो है चीज़ें बेचे, दैन द एंड ऑफ ईच मंथ बैंक में रिकगनाइज 1/12 ऑफ द इनकम। मतलब वो 5,000 है, सपोज ये कि 5,000 की जगह 12,000 होती, तो ज़रा मैं फ़िगर बोल ले रहा हूँ जो आसान वाली हो, तो 12,000 पहले तो हमने एक ही दफ़ा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अगर 12 महीने की इंस्टॉलमेंट पे दे दें तो उसको हम 12 पे डिवाइड कर लेंगे, तो हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की होगी, 1,000 रुपये की। तो हर महीने हम 1,000 1,000 1,000 क्या करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे। उसकी एंट्री क्या होगी, डेफर्ड मुराबा इनकम डेबिट 1,000 से, और इनकम मुराबा फाइनेंसिंग क्रेडिट वही एंट्री है जो ऊपर हम लोगों ने कंबाइन में से सेपरेट की है, क्योंकि सारे पैसे इकट्ठे हम लोगों ने नहीं लिए, तो हर एक का लदा लदा लिया है, मतलब जो चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि ओब्वियसली एक बात को याद रखें, इसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या कहता है अकाउंटिंग में, इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको ज़रा बता दूं कि अलग अलग एंट्री क्यों करनी है। और जब बेसिकली प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये होता है, अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है ये, वो ये कहता है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और एक होते हैं एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस या एक्सपेंसेस अगर हों, मतलब अभी ऐसे खर्चे, ऐसे नुकसानात जो अभी हुए नहीं लेकिन एक्सपेक्ट है आपके ये हो सकते हैं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं यू कैन रिकॉर्ड इट। अपने आप को प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पे लें, आप इसको पहले ही रिकॉर्ड कर लें, अनटिल और अनलेस आपने वो पैसे कमाए हैं या नहीं कमाए, इट्स डजेंट मैटर, आप उसको रिकॉर्ड कर लें। क्यों रिकॉर्ड क्यों कर लें, क्योंकि डेफिनेटली कल को अगर ये नुकसान होंगे तो आपने पहले ही अपने आप को तैयार किया हुआ है, आपको टेंशन ही नहीं, आप उसको पहले ही अपने एक्सपेंस शो कर चुके हुए, तो नो इशू। बट अगर कोई एक्सपेक्टेड इनकम हो तो यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट अनटिल और अनलेस यू कैन अर्न इट। आप उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप उसको कमाए नहीं, इसको हम कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। तो ये इसी की बेस पे है, क्योंकि अब 12 महीने की हमने इंस्टॉलमेंट भी दी है ना, अब चूँकि 1 महीने बाद तो एक इंस्टॉलमेंट मिली होगी, अब हमने 1 महीने की अमाउंट को रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन पता नहीं दूसरी इंस्टॉलमेंट आती है, तीसरी नहीं आती, चौथी आती है, मतलब आती है नहीं आती, वो तो एक अलग इशू है ना, एक अलग बहस है। तो जब वो आएगी तब वो हमारी इनकम होगी। एक्सपेक्टेड इनकम ज़रूर है कि दूसरे महीने में इतने पैसे आने हैं, तीसरे में इतने आने हैं, चौथे में, पाँचवें में, छठवें में, सातवें में इतने पैसे हमें आने हैं, बट आए नहीं हैं। जब तक वो आ नहीं जाएगी, हम लोग उसको कमा नहीं लेंगे, वी कैन नॉट रिकॉर्ड इट, दैट इज़ नोन एज प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग। इस वजह से वो एंट्री जो है 12 माह की अलग अलग होगी, उसको अलग अलग एंट्री हम लोग करेंगे, उसके अंदर हम लोग शो ऑफ नहीं करेंगे। और फिफ्थ वन और लास्ट वन जो हमारे पास इसमें है, ऑन द मेजॉरिटी ऑफ मुराबा ट्रांजेक्शन एट द टाइम ऑफ रिसीविंग फाइनल पेमेंट, जब सारी पेमेंट आ जाएगी तो देन क्या होगा, द फॉलोइंग एंट्री वुड बी पास्ड। बड़ी सादी सी है, पार्टी को डेबिट कर देंगे जिसको हमने अपना एक बनाया था, और मुराबा फाइनेंसिंग जो हमारा एक एसेट था वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ख़त्म, और मुराबा प्रॉफिट रिसीवेबल भी ख़त्म हो जाएगा। मतलब क्योंकि जो पैसे जो रिसीव कर लिए हैं, तो जो पार्टी हम लोगों ने अपना एक अकाउंट ओपन किया था वो भी क्लोज़, और मुराबा फाइनेंसिंग का अकाउंट भी क्लोज़, क्योंकि पैसे आ गए, और मुराबा का प्रॉफिट रिसीवेबल भी रिसीव्ड हो गया, तो दैट डेफिनेटली क्लोज्ड ऑल द थिंग। द अकाउंटिंग एंट्री आर बेस्ड ऑन द यूजुअल प्रैक्टिस ऑफ मिज़ान, और मिज़ान बैंक में तकरीबन यही प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच, ये सेकंड क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।